नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्य हिंदी का न्यूज बुलेटिन। एक नजर अब तक की सुर्खियों पर। सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को यूपी पुलिस को जमकर फटकार लगाई। गैंगस्टर अनुराग दुबे की अग्रिम जमानत अर्जी पर सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश पुलिस के कार्यशैली पर सवाल खड़े किए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यूपी पुलिस सत्ता का आनंद ले रही है, उसे संवेदनशील होने की जरूरत है। साथ ही कोर्ट ने अनुराग दुबे की गिरफ्तारी पर रोक लगा दी। जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस उज्जवल भुइयां की बेंच मामले की सुनवाई कर रही थी। लाइव लॉ की रिपोर्ट के मुताबिक गैंगस्टर अनुराग दुबे की अग्रिम जमानत अर्जी पर सुनवाई के दौरान जस्टिस सूर्यकांत ने कहा कि अनुराग दुबे के खिलाफ पुलिस ने कई मामले दर्ज किए हैं और वो इसलिए जांच के लिए पुलिस के सामने पेश होने से बच रहा है क्योंकि उसे डर है कि पुलिस उसके खिलाफ नया मुकदमा दर्ज कर देगी। कोर्ट ने यूपी पुलिस के लिए पेश हो रहे वकील से पूछा कि आप कितने मामले दर्ज करेंगे। आप अपने डीजीपी को बता सकते हैं कि अगर अनुराग दुबे को छुआ भी तो ऐसा आदेश पारित करेंगे कि वो जिंदगी भर याद रखेंगे। हर बार आप नई एफआईआर के साथ आ जाते हो। किसी पर जमीन हड़पने का आरोप लगाना आसान है और जिसने पंजीकृत विक्रय पत्र द्वारा जमीन खरीदी है, आप उस पर जमीन हड़पने का आरोप लगा रहे हैं। यह सिविल विवाद है या आपराधिक विवाद है? हम बस बता रहे हैं कि यूपी पुलिस एक खतरनाक क्षेत्र में घुस रही है और मजे ले रही है। आपको लगता है कि पुलिस और सिविल कोर्ट की पावर आपके पास है तो आप मजे ले रहे हो। कोर्ट ने यूपी पुलिस के वकील से यह भी कहा कि अपने डीजीपी को बता देना कि कोर्ट ऐसा कठोर आदेश पारित करेगा कि वो जिंदगी भर याद रखेंगे। ढाका हाईकोर्ट ने गुरुवार को बांग्लादेश में इस्कॉन की गतिविधियों पर प्रतिबंध लगाने के मुद्दे का स्वतः संज्ञान लेते हुए आदेश जारी करने से इनकार कर दिया, क्योंकि अदालत को सूचित किया गया कि सरकार पहले ही जरूरी कार्रवाई कर चुकी है, इस पर आदेश की जरूरत नहीं है। ये जानकारी डेली स्टार ने दी। वहीं इस्कॉन के पूर्व पुजारी चिन्मय कृष्णदास ब्रह्मचारी की गिरफ्तारी और बांग्लादेश में हिंदुओं पर बढ़ते हमलों पर भारतीय नेताओं ने तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त की और नरेंद्र मोदी सरकार और अंतर्राष्ट्रीय निकायों से तत्काल हस्तक्षेप का आह्वान किया। एएनआई के अनुसार पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने गुरुवार को कहा कि उनकी सरकार इस मुद्दे पर केंद्र के साथ खड़ी है। विधानसभा में इस मुद्दे को संबोधित करते हुए ममता बनर्जी ने कहा, हम नहीं चाहते कि किसी भी धर्म को नुकसान पहुंचे। मैंने यहाँ इस्कॉन से बात की है, चूंकि ये दूसरे देश से संबंधित है, इसलिए केंद्र सरकार को प्रासंगिक कार्रवाई करनी चाहिए। हम इस मुद्दे पर उनके साथ खड़े हैं। बांग्लादेश के हाईकोर्ट ने इस्कॉन टेम्पल पर बैन लगाने की याचिका खारिज कर दी है। यह फैसला हाल की हिंसक घटनाओं के बीच आया है, जिसमें एक वकील की हत्या के बाद इस्कॉन की भूमिका पर सवाल उठाए गए थे। अदालत ने कहा कि सरकार को कानून और व्यवस्था बनाए रखना चाहिए और अल्पसंख्यकों की सुरक्षा सुनिश्चित करनी चाहिए। बता दें, बांग्लादेश में इस्कॉन के संत चिन्मय कृष्णदास की गिरफ्तारी भी हो चुकी है। इसके बाद विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। बता दें, बांग्लादेश सरकार ने हाईकोर्ट में इस्कॉन को एक धार्मिक कट्टरपंथी संगठन बताया है। एक प्रभावशाली भारतीय अमेरिकी संगठन ने अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन और नवनिर्वाचित राष्ट्रपति ट्रंप से बांग्लादेश सरकार से देश में अल्पसंख्यक हिंदू समुदाय की रक्षा करने का आग्रह किया है। बाइडेन और ट्रंप को अलग अलग पत्रों में फाउंडेशन फॉर इंडिया एंड इंडियन डायस्पोरा स्टडीज ने बांग्लादेश में हिंदुओं के खिलाफ बढ़ते मानवाधिकार उल्लंघन और हिंदू आध्यात्मिक नेता चिन्मय कृष्णदास ब्रह्मचारी की हालिया गिरफ्तारी पर गंभीर चिंता व्यक्त की। FIIDS के अनुसार 5 अगस्त को शेख हसीना की अवामी लीग सरकार के पतन के बाद से बांग्लादेश के अल्पसंख्यक हिंदुओं को 200 से अधिक हमलों का सामना करना पड़ा है, जिनमें उनके मंदिरों पर हमले भी शामिल हैं। ट्रंप को लिखे पत्र में ट्रंप से उम्मीद जताई गई है। आम आदमी पार्टी के नेता मनीष सिसोदिया ने गुरुवार की शाम दिल्ली के ग्रेटर कैलाश स्थित इस्कॉन मंदिर के दर्शन के बाद उन्होंने बांग्लादेश के मुद्दे पर मीडिया को बयान दिया। मनीष सिसोदिया ने कहा कि बांग्लादेश में हमारे संत चिन्मय कृष्णदास को अरेस्ट करके जेल में रखा गया है और उनकी जमानत नहीं हुई है। दिल्ली के पूर्व उप मुख्यमंत्री ने कहा कि बांग्लादेश में जिस तरह की स्थितियां बनी हुई हैं, इस्कॉन के साथ जो हो रहा है, उसे लेकर अरविंद केजरीवाल, हम सब पार्टी के लोग और देश के लोग चिंतित हैं। सिसोदिया ने कहा कि इस्कॉन ने पूरी दुनिया में प्रेम और सौहार्द का संदेश दिया है। ऐसी संस्था आतंकवादी नहीं हो सकती है। ऐसे लोग कभी भी कट्टरपंथी नहीं हो सकते हैं। आम आदमी पार्टी के नेता ने कहा कि मैं भारत सरकार से भी अपील करूंगा कि अभी तक जो कुछ हुआ है उसे देखते हुए
कुछ और किए जाने की जरूरत है। पीएम मोदी और गृहमंत्री अमित शाह को इसे व्यक्तिगत रूप से देखना चाहिए। बांग्लादेश के साथ जैसे संबंध हैं उनको ध्यान में रखते हुए तुरंत चिन्मय कृष्ण दास को सुरक्षित बाहर निकाल कर लाएं। सिसोदिया ने यह भी कहा कि पीएम मोदी और अमित शाह बांग्लादेश के इस्कॉन से जुड़े हर व्यक्ति, हर हिंदू और हर सनातनी की रक्षा की जिम्मेदारी भी लें। वरिष्ठ पत्रकार मुकेश कुमार ने एक ट्वीट को साझा किया है और लिखा है कि ये है सूची उन हथकंडों की जिनसे चुनावी धांधलियां की जा रही हैं। इस ट्वीट में चुनाव आयोग के कामों की धज्जियां उड़ाई गई हैं। संदीप नाम के ट्विटर यूजर ने बताया है कि कैसे चुनाव में खेल किया जाता है, केवल ईवीएम ही नहीं, लंबा खेल है। उन्होंने बताया है कि सबसे पहले वोटर्स के नाम को लिस्ट से हटाना, दूसरा एक ही नाम की मल्टीपल एंट्रीज करना जिनका कोई और वोट करता है, तीसरा वोटर्स से कहना कि आपका नाम गायब है, वापस जाएं, वोटर्स को पुलिस और सैनिकों की मदद से बूथ तक पहुंचने से रोकना, पिछले 72 घंटों में नकद, लिफाफे और गिफ्ट देकर वोट खरीदना यानी रिश्वत देना, छठा चुनाव होने से कुछ हफ्ते पहले अचानक नई स्कीम्स की घोषणा करके वोट खरीदना, नतीजों को प्रभावित करने के लिए सरकारी तंत्र का उपयोग करना, सातवां शाम के समय और चुनाव के बाद वोटिंग खत्म होने पर वोटिंग प्रतिशत में अचानक से बढ़ोतरी, पिछले 2 सालों से लगातार ये हो रहा है, ये सबसे खतरनाक है। आठवां ब्लैक होल जिसे ईवीएम कहा जाता है, उसे 100% वीवीपैट पर्चियां रखने की सरासर अनिच्छा दिखाना। नौवां वोट प्रतिशत और वास्तविक वोटों की गिनती के गंभीर आरोपों की जांच न करना, जो कि नतीजे घोषित होने के बाद बेमेल होते हैं। इसको लेकर धोखाधड़ी की एडीआर रिपोर्ट मौजूद है। 10वां चुनिंदा तरीके से कुछ लोगों को नामांकन यानी चुनाव पत्र दाखिल करने की अनुमति नहीं देना। 11वां मल्टी स्टेज इलेक्शंस, सुपर अमीर पार्टी को मनमर्जी से खेलने का मौका देना, आंखें मूंद कर आचार संहिता के हर नियम के उल्लंघन की इजाज़त देना। और 12वां अंत में शेर व शायरी के साथ बस हंसना और सवाल करने वाले का मजाक उड़ाना। पत्रकार मुकेश का कहना है कि विपक्ष को एक एक पर गौर करना होगा और उसके खिलाफ रणनीति बनाकर लड़ना होगा। ये लड़ाई लंबी है और कई मोर्चों यानी सरकार, चुनाव आयोग, अदालतों और सबसे ज़्यादा जनता के बीच लड़ी जानी है। अगर विपक्ष इसके लिए तैयार है तो ठीक, अन्यथा बार बार हारने के लिए अभिशप्त होगा। महाराष्ट्र चुनाव में इंडिया गठबंधन की भयंकर हार के बाद कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने ऐलान किया है कि वो भारत जोड़ो यात्रा की तरह ईवीएम के खिलाफ यात्रा निकालेंगे, वोटिंग बैलेट पेपर से कराएंगे। इसके बाद ईवीएम के खिलाफ आंदोलन चलाने वाले सुप्रीम कोर्ट के मशहूर वकील महमूद प्राचा ने बड़ा दावा किया है। उन्होंने कहा कि अदालत के आदेश के अनुसार चुनाव आयोग को वोटिंग प्रक्रिया की वीडियोग्राफी करानी होगी और चुनाव आयोग ने कराई होगी। वीडियोग्राफी के लिए मैंने एप्लीकेशन लगा दी है। महमूद प्राचा ने कहा कि 150 सीटों पर चुनाव रद्द होंगे और दोबारा होंगे। महमूद प्राचा ने साफ कहा कि किसी भी नेता को कहीं जाने की जरूरत नहीं है, हमारे ऑफिस में ही सबूत मौजूद हैं चुनाव रद्द कराने के लिए। उन्होंने कहा कि कल ही हमने सफलता हासिल की है। अलीगढ़ में जो चुनाव हुए थे उसमें सपा का कैंडिडेट हारा था। इसको लेकर चुनाव आयोग कह रहा था कि वीडियोग्राफी नहीं बची है, तो इलाहाबाद हाईकोर्ट ने चुनाव आयोग को डायरेक्ट किया है कि एक भी वीडियो, एक भी सबूत डिस्ट्रॉय नहीं करोगे, सारे के सारे सुरक्षित रखोगे। ये ऑर्डर हमने कल लिया है। महमूद प्राचा ने कहा कि इसी तरह के डायरेक्शन हम महाराष्ट्र को लेकर आएंगे और 150 सीटों पर चुनाव दोबारा कराएंगे। हालांकि उन्होंने ये भी कहा कि इसके लिए उन्हें राजनीतिक दलों की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि चुनाव दोबारा हों इसके लिए कैंडिडेट को चुनाव के खिलाफ याचिका दायर करनी होगी। हालांकि इसमें सालों लगते हैं, लेकिन हम बड़ा आंदोलन कर रहे होंगे तो न्यायालय भी देखेगा और जल्द ही करेगा। महमूद प्राचा ने कहा कि 6 महीने में ही दोबारा चुनाव होंगे। सुप्रीम कोर्ट में भी याचिका दायर की जाएगी। 6 महीने में सरकार गिरेगी। उन्होंने कहा कि 150 सीटें तो कम बता रहा हूँ, 1% भी शक नहीं होना चाहिए, इसमें धांधली हुई ही है। महाराष्ट्र में पूरे गांव ने वोट दिया था, लेकिन प्रत्याशी को एक भी वोट नहीं मिला। अब गांव वाले प्रदर्शन कर रहे हैं। महमूद प्राचा ने कहा कि फ्रॉड की भी कोई सीमा होती है। राजीव कुमार जी, कांग्रेस नेता गुरदीप सप्पल ने ट्वीट कर महाराष्ट्र चुनाव में धांधली की बात कही और कैसे किया गया इसके बारे में विस्तार से जानकारी दी। उन्होंने कहा है कि महाराष्ट्र चुनाव की पहली फैक्ट 1,
19 अक्टूबर 2024 को एनडीए गठबंधन दलों ने भारत के चुनाव आयोग को लिखा था कि भाजपा बड़े पैमाने पर वोटर सूची में धोखाधड़ी कर रही है, जिसमें प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र में एनडीए समर्थकों के 10,000 वोटों को हटाने का बीजेपी का लक्ष्य है। चुनाव आयोग ये भी बताया गया कि भाजपा हटाए जा रहे 10,000 नामों को छिपाने के लिए 10,000 फर्जी वोटर को भी जोड़ रही है। एनडीए को संदेह था कि लोकसभा चुनाव के बाद मतदाता सूची से उसके लगभग 30 लाख समर्थक हटाए जा सकते हैं। इंपैक्ट 1, लोकसभा से विधानसभा चुनाव तक एनडीए के 3 मुख्य दलों के वोट 32.8 लाख घट गए। क्या यह संयोग है? फैक्ट 2, एनडीए ने चुनाव आयोग को यह भी सूचित किया था कि भाजपा वोटर सूची में बड़े पैमाने पर नए नाम भी जोड़ रही है। इंपैक्ट 2, लोकसभा चुनाव 2024 के 5 महीने बाद महाराष्ट्र में कुल मतदाताओं की संख्या में 47 लाख की वृद्धि हुई है, जबकि महाराष्ट्र में 2019 के लोकसभा चुनाव से 2024 के लोकसभा चुनाव तक 5 साल में केवल 37 लाख वोटर्स की वृद्धि हुई थी। चुनाव में भाजपा गठबंधन के 3 मुख्य दलों के वोट 67.7 लाख बढ़ गए। क्या यह मानना गलत होगा कि भाजपा के वोटों के इजाफे में 47 लाख नए वोटर्स का प्रमुख योगदान है? फैक्ट 3, भाजपा गठबंधन की जीत में लाड़की बहना योजना एक बड़ा कारण थी, जिसके तहत महाराष्ट्र की महिलाओं को प्रतिमाह 1500 दिए जा रहे हैं। सर्वे में इस योजना के कारण महायुति के 2 से 3% वोट बढ़ने का अनुमान लगाया गया। इंपैक्ट क्या हुआ? विधानसभा चुनाव में कुल 630 लाख वोटरों ने मतदान किया। 3% प्रभाव का मतलब होता है करीब 20 लाख वोट। यदि कोई महायुति के 67.7 लाख वोटों की बढ़त से 47 लाख नए वोटर्स को हटा देता है तो बढ़त 20.7 लाख ही होती है। अद्भुत संयोग है। फैक्ट 4, अजित पवार के एनसीपी को 58.1 लाख वोट मिले और उसने 41 सीटें जीती हैं। शरद पवार की एनसीपी को 72.8 लाख वोट मिले और 10 सीटें ही जीती। दिलचस्प बात यह है कि एनसीपी की दोनों पार्टियों में 39 सीटों पर एक दूसरे के खिलाफ चुनाव लड़ रही थी, जिसमें से अजित पवार की पार्टी ने 33 सीटों पर जीत हासिल की। क्या यह सटीक रोबोटिक सर्जरी सामान्य रूप से संभव है? फन फैक्ट क्या है? कांग्रेस और शिवसेना के लोकसभा चुनाव के बनिस्पत विधानसभा चुनाव कुल 47.1 लाख वोट कम हुए हैं। लोकसभा चुनाव के बाद जोड़े गए नए वोटर की संख्या भी 47 लाख है। सप्पल का कहना है कि महाविकास अघाड़ी के वोट ऐसे काटे गए और फर्जी वोट उतने ही जोड़े गए। उन्होंने कहा कि वोटर लिस्ट में हेराफेरी के खिलाफ एनडीए ने 17 अक्टूबर 2024 को एफआईआर दर्ज की थी। चुनाव के बाद अगले दिन वोट प्रतिशत बढ़ने को लेकर लगातार चर्चाएं चल रही हैं। वरिष्ठ पत्रकार राजदीप सरदेसाई ने पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त एसवाई कुरैशी से यही सवाल पूछा है। उन्होंने पूछा कि शाम 5 बजे के अंतिम आंकड़ों और अगले दिन के आंकड़ों के बीच वोटिंग प्रतिशत बहुत तेजी से बढ़ता है। क्या है ये? महाराष्ट्र में भी वही हुआ। 5 बजे परसेंटेज 55 थी और अगले दिन 13% की बढ़ोतरी हुई और 68% आंकड़ा बताया गया। इस पर एसवाई कुरैशी कहते हैं, हाँ, ये निश्चित रूप से मुझे चिंतित करता है। उनका कहना है कि चुनाव आयोग को सामने आकर बताना चाहिए कि ऐसा क्यों हो रहा है। बाकी लोग भी सवाल उठा रहे हैं कि 24 से 48 घंटों में मतदान का प्रतिशत 5 से 10% तक बढ़ जाना कहीं से भी गले उतरने वाला नहीं है। अब अगर चुनाव आयोग खामोश है तो समझ लीजिए कि बड़े स्तर पर मतदाताओं और देश के साथ धोखाधड़ी की जा रही है। ये देशद्रोह से कम बड़ा अपराध नहीं माना जा सकता है। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के नतीजों के बाद विपक्षी गठबंधन एनडीए पर बड़ा खतरा मंडाने लगा है। इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक उद्धव ठाकरे की एक बैठक में सेना यूबीटी के नेता 20 विधायकों में से अधिकांश ने कथित तौर पर यह आग्रह किया है कि उद्धव को अब एनडीए छोड़ देना चाहिए। सूत्रों ने कहा कि सेना यूबीटी का जमीनी स्तर का कैडर, जो विधानसभा चुनावों में एकनाथ शिंदे सेना की 57 सीटों की संख्या से पूरी तरह से प्रभावित था, एनडीए के प्रभावी होने पर अब सवाल उठा रहा है। बता दें, उद्धव सेना ने महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव 2024 में 97 सीटों पर चुनाव लड़ा था, जिसमें से केवल 20 सीटों पर ही कब्जा जमा पाई है। झारखंड की राजधानी रांची में आयोजित एक समारोह में आज हेमंत सोरेन ने राज्य के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। उनके शपथ ग्रहण समारोह में जेएमएम चीफ शिबू सोरेन,
कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी, सपा प्रमुख अखिलेश यादव, पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और आरजेडी नेता तेजस्वी यादव भी मौजूद रहे। इसके अलावा आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल, पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान, तमिलनाडु के डिप्टी सीएम उदयनिधि स्टालिन और कर्नाटक के उप मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार भी हेमंत सोरेन के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल हुए। हेमंत सोरेन ने अपने शपथ ग्रहण समारोह में प्रधानमंत्री मोदी को भी न्योता भेजा था। बता दें, जेएमएम ने राज्य की 81 सीटों में से 34 सीटें जीती थी। इंडिया गठबंधन में शामिल कांग्रेस ने भी 16 सीटें जीती थी। लोकसभा सांसद और आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद ने अजमेर के मुद्दे पर बयान दिया। चंद्रशेखर आजाद ने संविधान के प्रस्तावना की प्रति के साथ कहा कि विवाद बहुत पुराना नहीं है, ये ताज़ा विवाद है। संसद में कहा गया था कि हमें संविधान के उद्देश्यों के साथ खड़े होना है कि आज सरकारें, कोर्ट अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं। चंद्रशेखर ने सवालिया लहजे में कहा कि देश के प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, प्रदेशों के राज्यपाल, प्रदेशों के मुख्यमंत्री, सुप्रीम कोर्ट के जज, हाई कोर्ट के जज और जिला कोर्ट के जज संविधान के हिसाब से काम कर रहे हैं क्या? चंद्रशेखर ने संविधान की प्रस्तावना को पढ़ते हुए कहा, जब हम दूसरे धर्मों के धार्मिक स्थलों से जुड़े लोगों की भावनाओं का सम्मान नहीं करेंगे तो कैसे एकता सुनिश्चित होगी? संभल के बाद अब अजमेर शरीफ दरगाह को हिंदू मंदिर बताने वाली याचिका को निचली अदालत ने स्वीकार किया है। हिंदू सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष विष्णु गुप्ता ने याचिका दायर की है। याचिका में दरगाह की जमीन पर पहले भगवान शिव का मंदिर था, ये दावा किया गया है। बता दें, देश भर में ऐसे करीब 3 लाख मामले बताए जा रहे हैं। वरिष्ठ पत्रकार शीतल पी सिंह का कहना है कि पूर्व सीजेआई चंद्रचूड़ के नेतृत्व वाली बेंच के एक फैसले के बाद ऐसे मामलों का पिटारा खुल गया है। पहले सुप्रीम कोर्ट का ही पुराना आदेश था कि राम जन्मभूमि के अलावा अन्य मामलों पर रोक लगी हुई थी। वरिष्ठ पत्रकार उर्मिलेश का कहना है कि अकल्पनीय है कि एक दिन अजमेर शरीफ दरगाह में कोई मंदिर तलाशेगा और अदालत उसकी इस धारणा पर आधारित याचिका को सुनवाई योग्य मानेगी। अजमेर शरीफ दरगाह के अंदर शिव मंदिर होने के दावे को लेकर एआईएमआईएम के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने मोदी सरकार से कई तीखे सवाल पूछे। ओवैसी ने कहा कि ख्वाजा अजमेर की दरगाह 800 सालों से है। उस दौर में मुगलों ने हुकूमत की, बादशाह अकबर ने वहां बहुत कुछ बनवाया था। मुगल के बाद मराठा आए, उन्होंने अजमेर को 18,000 रुपए में अंग्रेजों को बेच दिया। 1911 में जब क्वीन एलिजाबेथ आई तो वहां पानी का हौज बनवाया। नेहरू से लेकर जितने भी प्रधानमंत्री बने वहां पर चादर चढ़वाते हैं। आप बताएं क्या करना चाह रहे हैं ये लोग? आखिर बीजेपी और आरएसएस वाले मस्जिद दरगाहों को लेकर क्यों इतनी नफरत पैदा कर रहे हैं? उन्होंने कहा कि पीएम मोदी खुद वहां चादर भिजवाते हैं, वो क्या इस पर बोलेंगे? इसमें अल्पसंख्यक मंत्रालय को पार्टी बनाया है, तो नरेंद्र मोदी सरकार क्या कहेगी कि वो दरगाह है या नहीं है? वर्शिप एक्ट का इस्तेमाल ही नहीं हो रहा है। कोर्ट आखिर इस कानून को क्यों नहीं संज्ञान में ले रही है? आप हर जगह जाकर बोलेंगे कि यहाँ मस्जिद या दरगाह नहीं थी तो कुछ और था, तो कोई मुसलमान जाकर ऐसे ही बयान दे दे, ये कहाँ जाकर रुकेगा? ऐसे में कानून का राज, लोकतंत्र और कानून व्यवस्था कहाँ जाएगी? हमने देखा संभल में हुई हिंसा में 5 लोगों की जान चली गई। यह हिंसा देश हित में नहीं है। उन्होंने कहा कि जो सियासत नरेंद्र मोदी और आरएसएस कर रहे हैं वो देश, भाईचारा और कानून व्यवस्था के हित में नहीं है। उन्होंने आरोप लगाया कि विवाद में शामिल लोगों का ताल्लुक बीजेपी और आरएसएस से है, उन्हीं के इशारों पर ऐसी हरकतें हो रही हैं। फैक्ट चेकर और ऑल्ट न्यूज के सह संस्थापक मोहम्मद जुबैर गुरुवार को ट्रेंडिंग टॉपिक बने हुए हैं। वहीं सोशल मीडिया साइट पर #IStandWithZubair ट्रेंड कर रहा है। असल में मोहम्मद जुबैर के खिलाफ गाजियाबाद पुलिस की ओर से दर्ज एफआईआर में अब भारतीय न्याय संहिता यानी बीएनएस की धारा 152 भी जोड़ी गई है। धारा 152 तब जोड़ी जाती है जब भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता को खतरे में डालने वाले कामों का कोई आरोप लगे। यूपी पुलिस ने इस बारे में इलाहाबाद हाईकोर्ट को भी जानकारी दी है। पुलिस ने हाईकोर्ट को बताया कि 8 अक्टूबर को दर्ज की गई एफआईआर में भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता को खतरे में डालने और आईटी एक्ट के उल्लंघन के आरोप शामिल हैं। ये एफआईआर यति नरसिंहानंद सरस्वती ट्रस्ट की महासचिव उदिता त्यागी की शिकायत पर दर्ज की गई थी। बता दें, उत्तर प्रदेश पुलिस ने हिंदू कट्टरपंथी नेता द्वारा कथित नफरती भाषण पर पोस्ट करने के मामले में मोहम्मद जुबैर के खिलाफ भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता को खतरे में डालने वाले कृत्यों से निपटने वाले कानून का इस्तेमाल किया है।
संसद के शीतकालीन सत्र में लगातार हंगामा हो रहा है। सरकार अडानी घूसकांड पर चर्चा से भाग रही है और सदन स्थगित हो जा रहा है। हालांकि गुरुवार को सदन स्थगित होने से पहले एक बड़ी घटना हुई। इसके तहत लोकसभा ने वक्फ संयुक्त संसदीय समिति यानी जेपीसी के विस्तार का प्रस्ताव स्वीकार कर लिया। सत्र के पहले हफ्ते के अंतिम दिन यानी शुक्रवार को जेपीसी को वक्फ बिल पर अपनी रिपोर्ट संसद में पेश करनी थी। ये इस सत्र के एजेंडे में भी शामिल था, लेकिन जेपीसी में शामिल विपक्षी दलों के सांसद कार्यकाल बढ़ाने की मांग कर रहे थे। हालांकि समिति की अगुवाई कर रहे बीजेपी के सांसद जगदम्बिका पाल का दावा था कि हमारी रिपोर्ट तैयार है। संसद के शीतकालीन सत्र का तीसरा दिन भी हंगामे से शुरू हुआ। लोकसभा में 11 बजे कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने वायनाड से सांसद के रूप में शपथ ली। उनकी शपथ के कुछ देर बाद ही दोनों सदनों की कार्रवाई दोपहर तक के लिए फिर पूरे दिन के लिए स्थगित कर दी गई। सोमवार को सत्र की शुरुआत के बाद से दोनों सदनों में बार बार स्थगन और विरोध देखने को मिल रहा है। विपक्षी सांसद अडानी घूसकांड, संबल हिंसा समेत अन्य मुद्दों पर बहस करना चाहते हैं, लेकिन दोनों सदनों में चर्चा नहीं होने दी जा रही है। मोदी सरकार मणिपुर की तरह अडानी और संबल पर चर्चा नहीं होने देना चाहती। ये तीसरे दिन भी साफ हो गया। अब तक की सुर्खियों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ।